स्वागत है आप सभी का साथियों। फिर से देखिए, हमने जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो है और आज ये मौर्य काल का आखिरी वीडियो है। आज मौर्य काल का समापन भी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर, जो मौर्य काल का करीब 5 या 6 वीडियो इसमें लग गए, तो पूरे डिटेल से कंप्लीट कराया गया है। इसलिए चलिए आज हम लोग इसका समापन ही कर देते हैं। फिर इसके बाद आगे का जो प्राचीन इतिहास करीब मैंने बताया कि 10 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं बचा है, जो अधिक थे वो खत्म हो चले हैं और कुछ बचे हैं वो भी खत्म हो जाएगी। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति, उस वक्त का समाज कैसा था, समाज कैसे चलते थे, समाज में कौन कौन सी बातें थी, उसको हम लोग समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी बना है कई बार। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। मेगास्थनीज जो मैंने कहा था यूनान का था, सेल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, एक दार्शनिक के रूप में आया था। तो उसने भारतीय समाज को बताया कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा। उसके अनुसार अगर कोई पूछे कि भारतीय समाज मौर्य काल में कितनी जातियों में बटा था, तो आप कहेंगे कि मेगास्थनीज के अनुसार 7 जातियों में बटा था। लेकिन अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका के अनुसार 7 जातियों में। और अर्थशास्त्र जो था ये चाणक्य का, इसमें बताया था कि भारतीय समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित थे। भारतीय समाज में जो व्यक्ति रहने वाले थे वो 4 वर्णों में विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण विभाजित थे। चाणक्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। तो अगर पूछा जाए कि किस पुस्तक में शूद्रों को आर्य कहा गया है, तो चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र में आर्य कहा गया है। इन आर्यों का काम क्या था, तो कृषि करना, व्यापार करना या शिल्प का कार्य करना, ये कार्य था शूद्रों का या आर्यों का कार्य था कि आप कृषि कीजिए, व्यापार कीजिए और इसके साथ ही साथ शिल्प का कार्य भी आप कीजिए। फिर शादी उस वक्त 8 प्रकार के होते थे। उस वक्त जैसे आज के समय में शादी होती है ना, तो उसी प्रकार से उस वक्त जो शादियाँ होती थी, उस शादियों में 8 प्रकार के शादी विवाह प्रचलित थे। मैंने 8 प्रकार की शादियों को बताया है कि जैसे इसमें एक था प्रजापति विवाह था, एक ब्राह्मण विवाह था, और एक पैशाच विवाह था, और एक राक्षस विवाह था, एक अरस विवाह था। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के विवाह थे। तो 8 प्रकार के विवाह उस वक्त प्रचलित थे, ये अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक में बताया गया है कि उस वक्त 8 प्रकार की शादियाँ प्रचलित में थी। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अगर पूछा जाए कि यूनानी लेखकों के अनुसार जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। लेकिन कौटिल्य की जो पुस्तक है, इसने बताया है कि भारत में उस वक्त दास प्रथा जो थी वो उपस्थित थी। और दास कितने प्रकार के होते थे, 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। दास का मतलब होता है जिन्हें अपनी मर्जी से काम करवाना, उन्हें कहा जाता है दास। तो कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। और दास कितने प्रकार के थे, 9। ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि चाणक्य के अनुसार मौर्य काल में दास कितने प्रकार के थे, तो 9 प्रकार के दास थे। और उस वक्त दहेज प्रथा प्रचलित थी। उस वक्त दहेज प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी। लोग पैसे ले करके क्या करते थे, पैसे दे करके विवाह करते थे। उस वक्त दास प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी। नियार्कस, एक जो यूनान का लेखक है, उसने कहा है कि उस वक्त भारतीय समाज में बिना दहेज के शादियाँ ही नहीं होती थी। नियार्कस, जो कि वो भी एक लेखक ही था, यूनानी लेखक, उसने लिखा है कि भारत में बिना दहेज प्रथा की शादियाँ नहीं होती थी। आज भी भारत में दहेज प्रथा चल रहा है, उस वक्त भी दहेज प्रथा चलती थी। तो ये भारत में सदियों से चली आ रही है और अभी चली रहा है। और उस वक्त विधवा का विवाह भी, और मौर्य काल जब शुरू हुआ था तो इसमें विधवाओं का विवाह की अनुमति भी थी। नियोग प्रथा का भी अनुमति थी। नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है कि अगर किसी स्त्री का पति मर गया हो तो उसको बच्चा पैदा करने के लिए चाहे तो अपने देवर के साथ या किसी और के साथ, समझता देवर के साथ ही हो, लैंगिक संबंध करके बच्चे पैदा कर सकती थी। इसे कहते थे नियोग प्रथा। तो उस वक्त विधवाओं का विवाह की अनुमति थी और नियोग प्रथा के भी प्रचलन में था। और शादी की उम्र उस वक्त लड़कियों का 12 वर्ष और लड़कों का 16 वर्ष हुआ करता था। मौर्य काल में शादी की लड़कियों की उम्र 12 वर्ष और लड़कों को उम्र 16 वर्ष रखा गया था। वेश्याओं को रूपा जीवा कहा जाता था। उस वक्त वेश्यावृत्ति भी प्रचलित में थी, हमेशा से रहा है। ये वेश्या लोग क्या करती थी कि पैसे लेकर के अपने जिस्म का धंधा करती थी या देह का धंधा करती थी। और साथ ही साथ ये राजाओं के गुप्तचर का भी कार्य करती थी। राजा जो लोग हुए, जैसे मान लो कि अशोक सम्राट जब राजा थे तो उनको पता था कि जितने भी छठे बदमाश लोग होंगे इन वैश्याओं के पास जाएंगे। तो वैश्या एक प्रकार से किसका कार्य करेंगी, गुप्तचर का। उनसे उनकी राज की बात पूछ लेंगे, उसको खबर कहाँ तक पहुँचा देंगी, राजा के पास। तो गुप्तचर का भी कार्य करती थी व्यवस्था। और इन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि मौर्य काल में मुद्रा को रूपा कहा जाता था। रूपा, तो रूपा पे जीवन यापन करने वाले को क्या कहा जाएगा, रूपा जीवा कहा जाता था इन वेश्याओं को। और उस वक्त पूछा गया है कि मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन कौन सी जगह है, तो तक्षशिला जो गांधार की राजधानी थी, तक्षशिला जहाँ पर चाणक्य पढ़ाते थे, और काशी जो आज वाराणसी है, और उज्जैन ये जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये तीनों शिक्षा के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे शिक्षा के। तक्षशिला, काशी और उज्जैन ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। फिर अशोक के समय में
धार्मिक स्थिति क्या थी? तो मौर्य काल में वैदिक धर्म ही प्रचलित थी। यानी कि जब मौर्य काल स्थापित हुआ था तो उस वक्त भारत में जो अधिकतर जो धर्म प्रचलित था, अधिकतर लोग धर्म को फॉलो करने वाले थे, वो अधिकतर वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म ही था। और जिन्हें त्रयी कहा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? त्रयी। इन्हें त्रयी कहा जाता था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जिसमें प्रमुख स्थान प्राप्त था, इसलिए इसे त्रयी कहा जाता था। शूद्रों को ज़्यादा नहीं प्राप्त था, तो उन तीनों के आधार पर उसे त्रयी कहा जाता था, त्रयी धर्म कहा जाता था। मेगस्थनीज ने शिव तथा विष्णु का उल्लेख किया। मेगस्थनीज बताया कि भारत में ब्राह्मण धर्म प्रचलित था, और उसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त कुछ देवता लोग थे जो बहुत प्रचलित थे। उन्होंने 2 देवताओं का नाम लिखा है, डायोनिसस और हेराक्लीज। डायोनिसस और हेराक्लीज। डायोनिसस जो है ये शिव के लिए यूज किया, उसने किया है यूनानियों ने अपने भाषा में, और हेराक्लीज विष्णु के लिए। एग्जाम में कई बार पूछा है कि विष्णु के लिए मौर्य काल में जो यूनानी लेखकों हैं उसके लिए उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है? तो विष्णु के लिए हेराक्लीज यूज किया है। और डायोनिसस किसके लिए यूज किया है? तो शिव के लिए यूज किया है। तो ये कुछ सामाजिक परिस्थितियां थी उस वक्त की, जिन्हें आपको याद रखना है। इससे भी ज़्यादा कुछ बातें हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने वही करवाया है। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया? मौर्य साम्राज्य के देखिए पतन होने के कई कारण हैं, उनमें से नीचे कुछ कारण दिए हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक आप लोगों को याद रखना है कि उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ नाम था। 185 BC में जब अशोक सम्राट की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र जो था वो गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था कुणाल गद्दी पर बैठा। तो अशोक ने अपने रहते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म को अपना लेने के कारण अत्यधिक अहिंसक और शांति प्रिय हो गया। तो उसी के आगे आने वाले वंशज भी क्या थे? शांति प्रिय हो गए और अहिंसक हो गए। तो उन्हीं में से जो आखिरी शासक था, आखिरी वंश का जो शासक था, गद्दी बैठा, जिसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ जब गद्दी बैठा तो उसी का जो मंत्री था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ये प्रथम ब्राह्मण शासक भी बना चल के आगे। ये प्रथम पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या एक बार धोखे से कर दिया। और जैसे बृहद्रथ की हत्या उन्होंने किया पुष्यमित्र शुंग ने, तो वहाँ के लोगों को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लोगों ने इसको मारने के बारे में सोचा पुष्यमित्र शुंग को, लेकिन ये पाटलिपुत्र से भागकर कहाँ पे आया? अयोध्या, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है। फैजाबाद में जो था, इसी को साकेत कहा जाता था उस वक्त इसे क्या कहा जाता? साकेत को ही कहा गया बाद में अयोध्या में भाग के आया। और वहाँ पर भाग के आने के बाद इसने वहाँ की गद्दी पर बैठा। तो बहुत लोग कहते हैं कि यही राम आगे चल के बना है, पुष्यमित्र शुंग, और इसी ने मौर्य वंश का क्या किया था? हत्या किया था। तो बहुत लोगों का मानना है कि जो ये मौर्य वंश है इनको कहा गया है क्योंकि जो अशोक था, अशोक के पौत्र का एक अशोक का पौत्र था जिसका नाम था दशरथ नाम था। तो उसी दशरथ का पुत्र था बृहद्रथ, पुत्र था या फिर उसी वंश में था दशरथ। तो पुष्यमित्र शुंग ने इस दशरथ, यानी कहा जाता है कि 10 मूड़ी वाला, जिसे कहा जाता है ना 10 मूड़ी वाला, कि 10 मूड़ी वाले लोगों की वंशों का हत्या कर दिया पुष्यमित्र शुंग, ऐसा कहा होगा। मुझे उम्मीद है कि मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता होगा कि कहा होगा। क्योंकि जो अयोध्या में अभिलेख है, अयोध्या अभिलेख, वहाँ पर अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने ही 3 बार यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया था, 3 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि राम ने 3 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, और वही पुष्यमित्र शुंग ने भी किया है। और अयोध्या अभिलेख भी लिखा है, और वहाँ पर जब खुदाई की गई थी वहाँ पर बौद्ध की मूर्तियाँ सब भी मिली हैं। इसका मतलब पहले वहाँ पर बौद्ध धर्म था। और अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे, इसको इस बात का मलाल था कि ब्राह्मण धर्म को समाप्त करने वाला जो अगर कोई वंश है तो वो कौन है? क्योंकि ब्राह्मण था। वो अशोक सम्राट ने पूर्ण तरीके से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। 84,000 स्तूपें बनवाई थी और ब्राह्मण धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इसे लगा कि ब्राह्मण धर्म तो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए भी हो सकता है कि इसने क्या किया हो, इस वंश का समापन कर दिया हो, ऐसा माना जाता है पुष्यमित्र शुंग ने। तो फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इतिहास, कुछ अलग अलग इतिहासकारों को मानना है अलग अलग कि काहे मौर्य वंश का समापन हो गया। इसी में से एग्जाम में कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा था कि ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण मौर्य वंश का समापन हो गया? तो एक तरफ दे देता है ये लेखक दे देता है, और एक तरफ मिलान करने के लिए भी दे देता है। तो हरप्रसाद शास्त्री एक लेखक थे, इतिहासकार थे, हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने कहा था कि मौर्य वंश का समापन इसलिए क्यों हुआ क्योंकि वो ब्राह्मण विरोधी थी। क्योंकि मैंने कहा कि ये मौर्य वंश बौद्ध धर्म शांति प्रिय हो गए थे, अहिंसक हो गए थे, लेकिन ब्राह्मणों से बात पच नहीं रहा था। तो हो सकता है कि ब्राह्मण अपने विरोध में नीति समझते थे कि हमारी जो नीति चल रही है, हम समाज में सर्वश्रेष्ठ जो है उसको समाप्त करने वाले ये मौर्य लोग हैं। हो सकता है इसलिए इन्होंने क्या किया हो, मौर्य वंश का समापन किया हो। ये किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री ने कहा।
देखा, ब्राह्मण विरोधी नीति होने के कारण मौर्य वंश का समापन हुआ। और एक हेमचंद्र राय चौधरी जी हैं, इनका मानना है कि अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति, क्योंकि मौर्य वंश आगे चलकर अहिंसक हो गया, मतलब हिंसा न करने वाले और शांति प्रिय नीति के मार्ग पर चलने लगे। तो इन्होंने बताया, हेमचंद्र राय ने बताया कि इसलिए भी मौर्य वंश का क्या हो गया, समापन हो गया। फिर एक डीडी कौशाम्बी थे, डीडी कौशाम्बी, इनका मानना था कि आर्थिक कारण, अशोक ने अत्यधिक मात्रा में क्या किया था, दान किया था, लोगों को दान देता था बहुत अधिक मात्रा में। तो कहा जाता है कि इससे भी वहाँ के खजाना खाली हो गया। जब वहाँ का खजाना खाली हो गया तो लोग आपस में क्या हो गए, आपस में ही लड़ने लगे। तो एक कारण तो ये भी माना जाता है डीडी कौशाम्बी के अनुसार कि आर्थिक कारण से भी मौर्य वंश का समापन हुआ। फिर डी.एन. झा, एक ये डी.एन. झा है, इन्होंने कहा कि कमजोर उत्तराधिकारी, क्योंकि जब ये अहिंसक और शांति प्रिय हो गए तो आने वाले उत्तराधिकारी जो होंगे मौर्य वंश में वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो गए। ये जैसे बृहद्रथ था, ये भी कमजोर शासक हो गया था, अहिंसक थे, शांति प्रिय है तो कोई भी इनको मार सकता है। तो कमजोर और उत्तराधिकारी के कारण ये क्या हो गया, मौर्य वंश समाप्त हो। उत्तराधिकारी मतलब आने वाले जो अगले वो राजा होते हैं उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। फिर रोमिला थापर ने लिखा है कि अत्यधिक केंद्रीय शासन व्यवस्था, हमने कहा था कि मौर्य वंश जो था अत्यधिक केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जिनमें प्रमुख निर्णय या सभी निर्णय लगभग राजा ही लेता था, सम्राट ही लेता था, सम्राट के हाथ में पूरी शक्ति होती थी, अन्य कोई व्यक्ति उसमें ज़्यादा भागीदारी निभाता नहीं था। तो ये भी एक कारण है कि अच्छे अधिकारी अच्छे निर्णय नहीं ले पाए केंद्रीय शासन व्यवस्था होने का। तो ये भी कारण माना जाता है कि मौर्य वंश का समापन हुआ। फिर चौथा, योग्य अधिकारियों की कमी, उस वक्त माना जाता है कि अब आगे चलकर कि अच्छे अधिकारी भी नहीं आ पाए जिससे कि मौर्य वंश आगे बढ़ाया जा सके। तो अच्छे अधिकारी भी नहीं आए जिससे कि मौर्य वंश क्या हुआ, समापन हुआ। चलिए अभी मौर्य वंश समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे शुंग वंश या फिर जितने भी वंश होंगे आगे। तो उस तरीके से करके प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। 10-12 वीडियो और लगेंगे। तो चलिए सभी को बाय।